क्या पढ़ना है आज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ये चैप्टर 2 पार्ट में पढ़ा जाता है। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। क्या है? एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ। तो अभी एडजस्टमेंट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आगे आपको बताया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट वाला जब चैप्टर, तो वहाँ पे बताएंगे कि एडजस्टमेंट क्या होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही कुछ बुक में फाइनल अकाउंट के नाम से लिखा गया है, फाइनल अकाउंट्स के नाम से लिखा गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शायद आपको ना समझ में आ रहा हो कि क्या करना है, लेकिन फाइनल अकाउंट के नाम से अगर देखा जाए तो ये क्लियर हो जा रहा है कि क्या करना है। फाइनल माने अंतिम और अकाउंट माने खाता। तो अंतिम खाता बनाना है। कौन सा खाता? अंतिम खाता तभी बनता है जब आपको फाइनल रिजल्ट की ज़रूरत होती है ना। तो यहीं से जैसे आप लोग देखे हैं कि मैच में कभी कभी, अब तो नहीं, अक्सर वो सौरभ गांगुली के टाइम पे हुआ करता था, राहुल द्रविड़ के टाइम पे हुआ करता था, करो या मरो का नारा लगा के आते थे मैच खेलने। मालूम है ये ना, करो या मरो क्या था? उनका कहना था कि अब हम तो इस मैच को हार जाएंगे तो छट जाएंगे, तो इसी मैच में जो भी करना है कर लीजिए, इसके बाद अब मौका नहीं मिलना है, मतलब वो लास्ट चांस है। तो ऐसे ही जब इंटरप्राइज पे आएंगे तो जो भी बिजनेस इंटरप्राइज हैं वो अपना फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं वही अकाउंट से उनके बिजनेस का रिजल्ट निकल के आता है। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या पढ़ते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सा अकाउंट पढ़ेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट जो इसमें पढ़ेंगे वो है बैलेंस शीट। वो क्या है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। इन दोनों अकाउंट से बिजनेस को होने वाले प्रॉफिट या लॉस का पता लगाया जाता है। इन दोनों ही अकाउंट से हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ये क्या है? और यहाँ से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि बिजनेस आर्थिक रूप से मजबूत है या कमज़ोर है। आर्थिक का मतलब हो गया पैसे से। अगर किसी बिजनेस के पास असेट कम है और लायबिलिटी उसकी ज़्यादा है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को हम कहेंगे कि सही नहीं है। किसी बिजनेस के पास लायबिलिटी कम है लेकिन असेट ज़्यादा है तो हम कहेंगे फाइनेंशियल पोजीशन सही है। अब मन में एक क्वेश्चन बन गया होगा कि असेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है तो फाइनेंशियल पोजीशन सही है, लेकिन बैलेंस शीट तो हमेशा बराबर होता है, लायबिलिटी इक्वल टू असेट होता है। तो कैसे असेट ज़्यादा हो सकता है और लायबिलिटी कम हो सकता है? ये मन में कन्फ्यूजन नहीं बना क्या आपके? बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर बेवकूफ़ है कि नहीं। हमने कहा कि अगर असेट्स ज़्यादा हो किससे? लायबिलिटीज से, तो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेटर है। लेकिन अगर असेट्स कम हो किससे? लायबिलिटीज से, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल पोजीशन बेटर ना हो कि कैसा है? पुअर है कि नहीं। अब असेट ज़्यादा होगा किससे? तो बड़ा कन्फ्यूजन ये बना कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी का टोटल जितना होता है उतना ही तो असेट साइड का भी टोटल होता है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जानते हैं आप लोग ना?
अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपके बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा जाता है? लाइबिलिटीज, यहाँ अमाउंट, यहाँ असेट्स और यहाँ यही ना। यस सर। जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे जितना टोटल इस साइड का आएगा उतना ही टोटल इस साइड का भी आना चाहिए, तभी बैलेंस शीट सही माना जाता है, नहीं तो बैलेंस शीट हो जाती है। अब कन्फ्यूजन देखिए, हमने कहा अगर असेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है तो पोजीशन कैसा होगा? बेटर। तो लाइबिलिटी असेट यहाँ बराबर हो रहा है ना, हाँ सर। कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट कैसे आ पाएगा? ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम जब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी को दिखाते हैं, किसको? लायबिलिटी। तो यहाँ पे एक हमारा होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट। दूसरा होता है करंट लाइबिलिटी। दूसरा क्या होता है? और फिर होता है ओनर्स लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? ओनर्स लायबिलिटी। ठीक। यस सर। असेट साइड में आएंगे तो होता है नॉन करेंट असेट। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बाकी उसका पूरा नाम मैं पढ़ देता हूँ लिखते समय, तो आप नोट भी कर लीजिएगा। नॉन करेंट और करेंट करंट एसेट। इस तरीके से दिखाते हैं। अब इसी को हम अमाउंट में भर के दिखा दें। तो इसमें ओनर एसेट नहीं कराएगा? नहीं, ओनर लाइबिलिटी होती है, असेट नहीं होता। नॉन करेंट लाइबिलिटी मैंने लिख दिया 20,000, करेंट लाइबिलिटी में लिख दिया 40,000, तो ओनर्स लाइबिलिटी कितना बचा? 40,000, तो 1 लाख हो गया। नॉन करेंट असेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40,000 और करेंट असेट्स हो जाएगा 60,000। कितना हो गया? 60,000। अब अगर हम पूछें कि इस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तब क्या बोलेंगे? बेटर या पुअर? बेटर। इक्वल तो पहली बात कोनो जिंदगी में ना हुई, वो रेयर ही केस में, मतलब ऐसे आप जुआ खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। लॉटरी का नाम सुने हैं? लॉटरी में क्या होता है? किस्मत जिसकी अच्छी हो कभी कभार उसी का नाम आता है, नहीं तो आता होता। तो ऐसे ही बहुत किस्मत वाला ईयर होगा, आदमी नहीं, ईयर। कोई ईयर बहुत किस्मत वाला होगा तो उस ईयर में लायबिलिटी और असेट बराबर हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये कैसे है उसको समझिए। जब कभी भी असेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है, ये देखना हो तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ओनर की लायबिलिटी को हटा के देखा जाता है, क्योंकि ओनर की लायबिलिटी मतलब बिजनेस के मालिक का पैसा। एक्चुअल में जो लायबिलिटी ट्रीट होती है वो बाहरी लोगों का होता है। हम कोचिंग में चाहे जितना पैसा लगाए हों, वो कोचिंग के लिए हमारे प्रति तो लायबिलिटी है, लेकिन ना अगर लायबिलिटी वो पे कर पाए कोचिंग तो क्या हुआ? बहुत होगा हम यही बोलेंगे ना, पैसा लगाए थे बिजनेस डूब गया। हम तो नहीं मारी मारा करेंगे कोचिंग ना, मेरा पैसा वापस करो। लेकिन अगर आप इस कोचिंग को कुछ उधार बेचे होंगे तो आप तो लड़ाई झगड़ा कर लेंगे ना कि मेरा पैसा रिटर्न करिए। कभी ओनर को सुने हैं कि अपने बिजनेस से लड़ाई कर लिया पैसा लेने के लिए? लेकिन ये जरूर सुने होंगे कि बाहरी लोगों ने जो बिजनेस को पैसा दिए थे वो केस कर दिए हैं। ये सुने हैं कि नहीं? तो बाहरी में यही दोनों आते हैं। ये जो दोनों लायबिलिटी होती है ना, यही बाहरी होते हैं। समझ में आया ना? और जब बेटर और पुअर की बात होती है तो इन्हीं दोनों लायबिलिटी को कंसीडर करते हैं, इसको नहीं करते हैं। अब समझ में आया? बिजनेस के पास असेट कितना है? असेट कितना है? 1 लाख। लायबिलिटी कितना है? 60,000। तो पोजीशन कैसा? समझ में आ गया? यस सर। समझ में आया ना? लेकिन इसमें भी बड़े खुरापात हैं। ये तो सिंपली आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दिए, बेटर और पुअर कैसे आप बता पाएंगे, है ना? लेकिन असेट साइड में बहुत सी ऐसी असेट्स दिखाई गई होती हैं जिनको हम बेचना चाहें तो कभी भी बेच नहीं सकते। बेच एग्जाम्पल के रूप में कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है।
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम सुना था। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था? वो एक्सपेंडिचर जिससे बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर या 12 मंथ्स मिले, वही एक्सपेंडिचर थे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सोचिए, अगर 10 लाख रुपीस खर्च करके ऐड कर दिया गया और उससे बेनिफिट 5 साल मिलेगा, तो पहली साल एज ए एक्सपेंस के रूप में कितना दिखाएंगे? एज एक्सपेंस के रूप में कितना दिखाएंगे? 2 लाख। कितना दिखाएंगे भैया? यह तो सिखाए थे, एक्सपेंस डिवाइड बाई लाइफ, यही करना है। तो 10 लाख का एक्सपेंस डिवाइड बाई 5 साल, तो कितना आएगा? 2 ही लाख तो आएगा। तो 2 लाख कहाँ दिखा देंगे? पीएल अकाउंट में। बचे हुए 8 लाख को कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड में। कंपटीशन के एग्जाम में ये भी पूछता है, ठीक है। आपने टोटल कितना एक्सपेंस किया? 10 लाख। 10 लाख। उससे बिजनेस को बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा? 5 ईयर तक। तो 5 ईयर से डिवाइड कर दिए तो कितना आया? 2 लाख। तो इसका मतलब हर साल हम 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके एक्सपेंस दिखाते चले जाएंगे, तो आराम से 5 साल में हमारा 10 लाख रुपया एज एक्सपेंस के रूप में शो हो जाएगा, यही ना। पहले साल में हम 2 लाख पीएल में एज एक्सपेंस के रूप में शो कर दिए, बचे हुए 8 लाख को हम कहाँ दिखा रहे हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लियर हुआ? कहाँ दिखा रहे हैं? अब जब बैलेंस शीट के असेट में ये आ जाएगा, अगर एडवर्टीजमेंट को हम बैलेंस शीट के असेट्स में 8 लाख रख दें तो टोटल कहाँ पहुँच जाएगा? 9 लाख। कहाँ पहुँच जाएगा? और ओनर्स लायबिलिटी में कितना रख दें? यहाँ पे। तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 9 लाख हो गई ना? यस सर। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। 8,40,000 और ये जोड़ देंगे तो 9 लाख। क्लियर हो गया? यस सर। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी बिजनेस का बैलेंस शीट इस तरीके का दिख रहा है, तो बताइए उस बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है या पुअर है? फंस गए ना? नहीं सर, फंस गए। सर पुअर भी नहीं ना सर, बेटर है सर। पुअर हो गया, पुअर हो गया। क्यों सर? कैसे? देखिए, 8,40,000 पेमेंट करना ही पड़ेगा, 20,000 का पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? तो कितनी लायबिलिटी का पेमेंट करना है? 8,40,000। 8,60,000 हो गया। आपके पास 3 असेट्स दिख रहे हैं, जिसमें से इसको बेचना चाहेंगे तो 1 भी रुपया आपको रिकवर नहीं होगा। अगर बिजनेस बंद हो जाए और लायबिलिटी को पे करने की बात की जाए, तो लायबिलिटी कितनी पे करनी पड़ेगी बिजनेस को? 860। और बिजनेस के पास जो 8 लाख की एसेट्स दिख रही है, उसको बेचना भी चाहे तो कितना रुपया पाएगा? 0। ₹0 का। तो उसके पास असेट केवल कितने की दिख रही है? 1 लाख। 1 लाख की असेट दिख रही है, और लायबिलिटी कितनी? 8,60,000। तो फिर ये कहाँ चला गया? पुअर। समझ में आया? एडवर्टीजमेंट लायबिलिटी कैसे आ गया? मारेंगे गिर जाओगे। 8 लाख। अरे वो जोड़े हैं सिर्फ बैलेंस दोनों का टोटल करने के लिए, अच्छे से बाकी कहाँ से आया उस पर मत ध्यान दीजिए। बस इतना ध्यान दीजिए कि हमारे पास करंट लायबिलिटी इतनी है, क्योंकि हम इधर अमाउंट कहीं न कहीं दिखाएंगे नहीं तो बराबर कैसे कराएंगे, अच्छा है ना। बोलिए, बेटर और पुअर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। अगर कोई आपसे पूछे कि बैलेंस शीट क्या शो करता है, तो बोलेंगे फाइनेंशियल। और 2 मिनट में फंसाने के लिए अगर पोत दिया फाइनेंशियल पोजीशन माने का, तब तो आप फंस जाएंगे ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब फाइनेंशियल माने रुपया, रुपया। और पोजीशन माने स्थिति। तो पैसे से संबंधित स्थिति कैसी है, बिजनेस की। अब यही हुआ ना कुल मिलाकर के फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब। तो बिजनेस का पैसे से संबंधित कैसी स्थिति, तो उसके लिए ये 2 बातें होती है। असेट ज़्यादा हो जाए, लायबिलिटी कम, तो क्या बोला जाएगा? पोजीशन। और ऐसा हो जाए तो ये बात समझ में आ गया? दोनों केस आप अपना बना लेंगे ना, बेटर पुअर वाला। बेटर वाला इस 8 लाख के पहले लिख के दिखाए थे, अब पुअर वाले में 8 लाख और 8 लाख को जोड़ के तब पुअर दिखा दिए। तो आप अपना वीडियो देख रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, है ना, कि होगी कन्फ्यूजन। बैलेंस शीट में कोई डाउट किसी को?
फाइनल अकाउंट में हम कितने चीज़ों को बनाएंगे? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पूरा कहानी समझ गए हैं क्या कैसे होना है? अब हमें इन दोनों के बारे में कहानी सीखना है। करवा दीजिए बैलेंस। कराएंगे कराएंगे, परेशान ना होइए, आराम आराम से आपके सारे डाउट खत्म कर देंगे, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए। इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है? प्रॉफिट हुआ कि? अब आप बताइए, प्रॉफिट या लॉस आपको कभी असेट और लायबिलिटी रखने से होगा क्या? कमाने और खर्चे से होगा। किससे होगा? कमाने वाले। भाई जब हम ज़्यादा कमाते हैं, खर्च कम करते हैं, तो बोलते हैं ना कि खूब फायदा हो रहा है। यस सर। कोई भी बिजनेस करिए, उस बिजनेस में खूब कमाएं और खर्चा 0 रुपया हो जाए। जैसे आप अब जलेबी की दुकान खोल लीजिए यहीं फुटपाथ पे, तो रेंट तो 1 रुपया नहीं देना है कि नहीं? खाली मटेरियल लाइए, बनाइए, बेच दीजिए। तो मटेरियल का जितना खर्चा होगा, उसको बेचने से जितना पैसा मिले उसमें से वही खर्च को माइनस कर दिए, बचा हुआ फायदा ही तो है कि नहीं? तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब पता लगा 1 लाख का शोरूम बढ़िया बनवा लेते हैं, 1 लाख रुपए पे किराए पे कोई बिल्डिंग लेते हैं, खुद तगड़ा उसको सजवाते वजवाते हैं, फिर उसमें जलेबी का दुकान खोलते हैं। तो 20,000 की जलेबी बेचते हैं, 1,000 किराया भर देते हैं। तो कौन सा फायदा होगा? सर फुटपाथ वाला। फुटपाथ, है कि नहीं? तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर इसको आप फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिस भी अकाउंट को बना करके ये निकालने का प्रयास करेंगे, उसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। किसके? तो कुल मिला करके चाहे ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हों, चाहे पीएल अकाउंट बना रहे हों, उस पर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाएगा। किसका रूल अप्लाई होगा? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यहीं लिख दे रहे हैं, उसको नोट कर लेते हैं। सर इसको भी पूरा नोट कर लेते हैं। हाँ, ये नॉमिनल अकाउंट का पहले रूल नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, तब ट्रेडिंग पीएल का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखते हैं बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस को, है कि नहीं, प्लस जो भी लॉस हैं, और क्रेडिट में लिखते हैं सभी इनकम, प्रॉफिट प्लस गेन को। क्लियर हो गया? तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? तो हम आपसे पूछेंगे ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट, तो आंसर होगा तो नॉमिनल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा नहीं उसके ऊपर? तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम प्रॉफिट। जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट पे भी किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? नॉमिनल का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो नॉमिनल का रूल है डेबिट में एक्सपेंस दिखाएंगे और क्रेडिट में इनकम। तो कुल मिला के ट्रेडिंग में भी एक्सपेंस दिखाना है और पीएल में भी एक्सपेंस दिखाना है। ट्रेडिंग में इनकम दिखाना है तो पीएल में भी इनकम दिखाना है। यही तो बात हो रही है ना? जितने एक्सपेंस और लॉस दिख रहे हैं, वो एक्सपेंस और लॉस कुछ ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग में जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कहाँ चले जाएंगे? इनकम प्रॉफिट गेन जितना भी दिख रहा है उसमें से कुछ इनकम प्रॉफिट गेन हमारा ट्रेडिंग में चला जाएगा, कुछ कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर हमें उन एक्सपेंस और इनकम के बारे में पहचानना पड़ेगा कि नहीं, कौन कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग की तरफ चलेगा और कौन कौन सा एक्सपेंस पीएल की तरफ चलेगा। बोलिए, है ना? तो पहले इसको कंप्लीट नोट कर लीजिए, फिर ट्रेडिंग और पीएल में कौन कौन से आइटम ले जाएंगे, कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग की तरफ चलेगा, कौन सा पीएल की तरफ चलेगा, कौन सा इनकम ट्रेडिंग पे चलेगा और कौन सा पीएल की तरफ चलेगा, फिर उसके लिए हम बात करते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए। आगे अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट कैसे बनेगा। क्या क्या? ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको एक्सपेंस और इनकम को दिखाना है कि नहीं? तो पहले यहाँ फॉर्मेट दिखा देते हैं इसका। ट्रेडिंग और पीएल बनता कंबाइन ही है, लेकिन अभी आपको फॉर्मेट दिखा रहे हैं इसलिए अलग अलग करके दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो 4 कॉलम रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट का डेबिट साइड, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स,
और यहाँ पर अमाउंट का क्रेडिट साइड। इसके बाद यहीं पीएल अकाउंट भी देख लेते हैं। पीएल अकाउंट में भी 4 कॉलम होंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाले पे पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट का डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट्स का क्रेडिट साइड। अभी हमने आपसे बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे पीएल अकाउंट हो, दोनों पे कौन अप्लाई होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का आपने देखा था डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं? एक्सपेंस और लॉस को। क्रेडिट में किसे दिखाते हैं? इनकम, प्रॉफिट, गेन को, यही दिखाते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सपेंस प्लस लॉस को दिखाते हैं और यहाँ इनकम, प्रॉफिट, गेन को दिखाते हैं, यही ना। अब अगर हम यहाँ पर लिखें वेजेस 20,000, सैलरी 60,000, रेंट 10,000, तो ये आइटम है कि नहीं है? यस सर। इनकम है कि एक्सपेंस है? सर ये बता नहीं रहा कि इनकम है कि एक्सपेंस। नहीं कुछ बोला है तो भी अंडरस्टूड, क्या कंसीडर करेंगे? एक्सपेंस। क्योंकि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो मजदूरी तो देंगे ना, कि मजदूरी लेंगे? सर देंगे। है कि नहीं? अब जैसे हम ही कोचिंग चला रहे हैं तो अगर हम अपने रजिस्टर में कहीं वेजेज लिखे हैं तो इसका मतलब किसी मजदूर से हम कुछ काम कोचिंग में कराए होंगे, उसी को तो वो पेमेंट किए हैं, कि हम कहीं मजदूरी करके आए हैं तो वो पैसा पाए हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि हम बिजनेस कर रहे हो, हम ही मजदूरी भी करने चले जाएं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये वेजेज एक्सपेंस है, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, रेंट क्या है? अब है तो तीनों एक्सपेंस, ये तीनों के तीनों क्या हैं? अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंस इधर जाए और कौन सा एक्सपेंस इधर जाए, क्योंकि आपने देखा कि ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंस लिखना है और पीएल के डेबिट में भी एक्सपेंस लिखना है कि नहीं? तो फिर ये तीनों अगर एक्सपेंस हैं तो क्या तीनों को हम यहीं ट्रेडिंग में ही दिखा दें? क्या तीनों को हम पीएल में ही दिखा दें? तो फिर हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि कौन सा ट्रेडिंग वाला है और कौन सा पीएल का है। ये मन में जब तक आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाएगा, आपके मन से ये डाउट नहीं क्लियर हुआ तो फिर आप फाइनल अकाउंट नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अभी तो सिर्फ बता दे रहे हैं कि वेजेस कहाँ ले जाएंगे? ट्रेडिंग में। वेजेस कहाँ ले जाएंगे? और सैलरी एंड रेंट कहाँ ले जाएंगे? पीएल अकाउंट के डेबिट में। सर ये हम फाइंड कैसे करेंगे सर? ये बताते हैं, ये भी बताते हैं। प्रॉफिट लॉस में जाएगा, जैसे सैलरी आपने कैसे सर पता कर लिया कि प्रॉफिट पीएल में जाएगा, और कैसे पता कर लिया कि वेजेज ट्रेडिंग में जाएगा, यही ना। तो उसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बस 2 मिनट का समय दीजिए, बता देते हैं। ये वेजेस दिखा दिए, सैलरी दिखा दिए और इसको दिखा दिए। अब आपके डाउट पे आते हैं, कैसे हम डिसाइड किए कि इसको यहाँ दिखा देना है, इसको यहाँ दिखा देना है? ये तो हम दिखा दिए, मजा आ गया, आपका दिमाग तो समझे नहीं पाया। तो सबसे पहले जो डाउट आपका है वो क्लियर करना है। तो आप ये बताइए कि चाहे ट्रेडिंग बनाना हो, चाहे पीएल और चाहे बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ बनाएंगे ना। क्या क्या बनाएंगे शुभम? ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हाँ, बैलेंस शीट। बहुत सही। किसके हेल्प से बनता है? फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट की हेल्प से ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनता है। फाइनल अकाउंट या सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ट्रायल बैलेंस। ये पढ़ाई हो रही है, मेहनत पे पानी फेर रहे हैं पूरा। कंसंट्रेट। किसकी हेल्प से बनता है? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है। चाहे ट्रेडिंग बनाए, चाहे पीएल बनाए और चाहे बैलेंस, तीनों किसकी हेल्प से बनेगा? तो फिर पहले हमें ट्रायल बैलेंस का इतिहास समझना पड़ेगा ना। यस सर।
तो यहीं बगल में ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। सर ट्रायल बैलेंस तो क्वेश्चन ही आएगा ना हम लोग को, मतलब ट्रायल बैलेंस शो करेगा और उसमें से देख के ट्रेडिंग पीएल और हाँ, ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और उसी में से आपको पहचानना है कि इस ट्रायल बैलेंस में दिए हुए आइटम में से कौन सा आइटम ट्रेडिंग वाला है, कौन सा पीएल वाला है, कौन सा बैलेंस शीट वाला है, कौन सा क्रेडिट जाएगा कौन सा डेबिट। वो आपको समझना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं है ना सर? ना, ट्रायल बैलेंस अगर फाइनल अकाउंट का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना करके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो वो नहीं, बिजनेस के लिए कोई बिजनेस के लिए, अरे भैया जब बनाओगे नहीं तो कैसे प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे? लेजर से नहीं हो पाएगा ना, कभी नहीं। आपको हाफ ईयरली के बेस पे क्या फाइनली पास कर दिया जाए? नहीं सर, पास तो कर देना चाहिए। हाफ ईयरली में कुछ ही चैप्टर आते हैं, आधा आधा बुक। तब आधे हो सकता है आप अच्छे से पढ़े हों, आधे में जैसे अभी सो रहे थे वैसे आप भी सो गए हो पूरा, तब तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? सोइए नहीं, इसीलिए तो क्वेश्चन है आपसे पूछे थे, हमको पता था कम मस्त हो गए हैं, है ना? यहाँ कंसंट्रेट रहिए, बंगुआया हुआ था। ध्यान दीजिएगा। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिखाई देते हैं, जो भी आइटम होते हैं, जैसे ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। अब यहाँ हम लिख दिए वेजेज 20,000 डेबिट साइड में, क्रेडिट खाली। सैलरी कितना लिखे थे? 60,000, ये खाली। रेंट कितना था? 10,000, ये खाली। यहाँ सेल्स किस साइड का आइटम है? क्रेडिट का, तो यहाँ रख दिए 80,000। बात नहीं करिए। यहाँ पर लिख दिए रेंट, इंटरेस्ट। सर हाँ, आप बस रिटर्न लिख दीजिए। रिटेल लिख दीजिए, हाँ, रिटर्न और दोनों साइड अमाउंट रख दीजिए। मतलब रिटर्न पर परचेज रिटर्न। ठीक है, इतना है। यस सर। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसमें से कौन सा आइटम किधर जाएगा, तो कन्फ्यूजन बनेगा कि नहीं? यस सर। तो इस ट्रायल बैलेंस से इधर ले जाने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड में जो जो अमाउंट दिखता है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में जितने भी अमाउंट दिखाई देते हैं, वो अमाउंट या तो एक्सपेंस बनेंगे, या तो लॉस बनेंगे, या तो असेट। इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है? और क्रेडिट में जो दिखता है वो इनकम हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, गेन हो सकता है, या फिर लायबिलिटी हो सकता है। जितनी भी असेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटी हैं वो कहाँ चले जाएंगे? बैलेंस बैलेंस शीट में। बचेगा क्या? एक्सपेंस और इधर इनकम प्रॉफिट, यही तो बचेंगे। ये एक्सपेंस और लॉस और ये इनकम प्रॉफिट गेन। एक्सपेंस और लॉस डेबिट में दिखाए जाएंगे और इनकम प्रॉफिट गेन किधर दिखाए जाएंगे? ये बात समझ में आया? दूसरा समझिए, ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में दिखने वाला अमाउंट, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखने वाला अमाउंट ट्रेडिंग या पीएल में जब भी जाएगा तो डेबिट साइड में ही जाएगा। गलती से कभी क्रेडिट में न लिखिएगा। सर डेबिट साइड वाला डेबिट साइड में जाएगा। हाँ, यहाँ डेबिट साइड वाला डेबिट साइड डेबिट में जाएगा और क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिख रहा है अगर वो इनकम है तो सिर्फ क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। ये दो बात क्लियर हो गई। यस सर। अब जितने भी एक्सपेंस हैं उसमें से कौन कौन एक्सपेंस इधर ले जाएं और कौन कौन एक्सपेंस इनकम है तो सर, हाँ। मतलब क्रेडिट साइड में इनकम है, हाँ प्रॉफिट है, गेन है, तब तो क्रेडिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग या पीएल के। अगर वो लाइबिलिटी है तब वो ट्रेडिंग पीएल में कहाँ आएगा? तब तो बैलेंस शीट सेल्स है तो हाँ। सेल्स सर सेल्स देखिए क्रेडिट में दिया है हाँ क्रेडिट में दिया है। तो सेल्स हमारी लाइबिलिटी है क्या? नहीं सर, ये इनकम है इनकम है, तो ये हमारा क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट में जाएगा पीएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग में। अब सर ये बता दीजिए कि सर ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा, पीएल अकाउंट कौन सा, और कौन से है, कैसे पता करें? बता रहे हैं। जब कोई भी बिजनेस किया जाता है, जब कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो वो दो टाइप का होता है। या तो आप अपने बिजनेस में प्रोडक्शन करेंगे तब बेचेंगे, या तो आप प्रोडक्शन ना करके डायरेक्ट परचेज करेंगे और बेच देंगे। दो ही स्टेप होते हैं ना। कि औरों कोनो तीसरा है? नहीं सर, दो ही हो। तीसरा है धोखाधड़ी करना। तीसरा बिजनेस कौन सा है? उसमें जेल जाएंगे।
वो इलीगल है। हाँ 2 नंबर है ना, वो क्या है 2 नंबर है। सर्विस देना, है सर्विस देना। हाँ सर्विस अलग है, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो या तो प्रोडक्शन करेंगे या तो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। सर्विस कभी तो खरीदी बनाई ही नहीं जाती है, वो तो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है ना। अब सोचिए, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हों और चाहे आप परचेज कर रहे हों, इन्हीं 2 तरीके से बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि नहीं? स्टार्टअप आपका यहीं से होता है। यस सर। अब सोचिए, अगर आप अज्यूम करिए कि आपने डिसीजन लिया कि हम चेयर बेचेंगे। क्या बेचेंगे? चेयर। सिर्फ और सिर्फ चेयर ही बेचेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बेचेंगे। चेयर के प्रोडक्ट में आप अपना स्पेशलाइजेशन दिखाना चाहते हैं कि पूरे शहर में जो भी चेयर खरीदेगा वो हमारी ही दुकान से खरीदेगा, क्योंकि पूरे शहर में इकलौती हमारी एक ऐसी दुकान होगी जहां हर वैरायटी की चेयर मिलेगी। भाई जब आप सिंगल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पूरा पैसा जब एक ही प्रोडक्ट में लगा देंगे तो आपके पास तो क्वांटिटी ज़्यादा हो ही जाएगी ना अदर बिजनेसमैन के कंपैरिजन में। तो हर कोई यही कहेगा ना कि चेयर लेना तो वहाँ चलो बहुत वैरायटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी आपकी तरफ खींच के आएंगे। तो जब आप चेयर बेचने का प्लान किए तो चेयर पहले कहीं से खरीद के लाएंगे कि चोरी करके करेंगे? सर कहीं से खरीद के लाएंगे। परचेज करेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिजनेस इसका रोल तो नहीं है अब ना, इसको लिख लीजिए, यही मिटा करके यही समझाते हैं, फिर उसी से आप कर लीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं। और अब देखिए, हमने आपसे कहा जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, ओए जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट को खरीदेंगे और फिर उसी को बेचेंगे, या फिर प्रोडक्शन करेंगे और फिर बेचेंगे। अब देखिए, ये आपका बिजनेस का सेंटर है, यही आपका बिजनेस है। अगर आप प्रोडक्ट को परचेज करके सेल करते हैं तो परचेज क्या अपने बिजनेस में ही करेंगे? बोलिए, परचेज तो करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे ना, तो आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे जो प्रोड्यूसर होगा। कौन? प्रोड्यूसर के पास से आप परचेज करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेंगे? परचेज करके लाएंगे अपने पहले बिजनेस में। जब प्रोड्यूसर के यहाँ आप जाके परचेज करेंगे तो परचेज करने में जितना पैसा देना पड़ेगा वो तो आप देंगे ही, प्लस परचेज करने के बाद वो पूरा सामान किसी गाड़ी में लोड होगा तब तो आपके यहाँ आएगा। तो आप तो लोड करेंगे नहीं, आदमियों से लोड कराएंगे। तो जो आदमी लोड करते हैं उनको जो पेमेंट किया जाता है उसे वेजेज बोलते हैं। जो फिजिकल वर्क करता है उसे जो पेमेंट किया जाता है उसे वेजेस के नाम से जानते हैं, और जो मेंटल वर्क करता है उसे जो पेमेंट किया जाता है उसे सैलरी के नाम से जानते हैं। दोनों बात ध्यान में हो गया? यस सर। मेंटल वर्क करने वाले को सैलरी, फिजिकल वर्क करने वाले को वेजेस। अब बताइए, प्रोडक्ट जो भी आप प्रोड्यूसर से परचेज किए हैं उसको ट्रक में लोड करने के लिए टाई और सूट पहना हुआ व्यक्ति आकर के लोड करेगा कि फटा चिथा कपड़ा पहन के आने वाला जो शारीरिक वर्क करने वाला हो, लेबर? तो उसे क्या देंगे वहीं पर? वेजेज। गाड़ी वहाँ से निकलेगी, गाड़ी आएगी तो गाड़ी वाले को भी पैसा देंगे, तो क्या हो जाएगा? फ्रेट, कैरी, जो भी बोल लीजिए। सामान आपके यहाँ आएगा तो कहाँ रखवाएंगे? गोडाउन। गोडाउन में गया तो गोडाउन का रेंट नहीं दिया जाता है, प्रयास यही होता है कि गोडाउन हमारा खुद का हो, खुद की बिल्डिंग में हो, है ना। अब देखिए, परचेज, ये सब जितने भी एक्सपेंस होंगे, मतलब जहाँ से आप खरीदते हैं प्रोडक्ट को और अपने गोडाउन में जब तक लाके रख नहीं लेते हैं तब तक के बीच में जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग। अब पहचान लेंगे ट्रेडिंग में कौन सा एक्सपेंस जाएगा। यस सर। जहाँ से परचेज करते हैं वहाँ से ले करके जब तक आपके गोडाउन में वो सामान आके रखा न जाए तब तक का जितना खर्चा होता है सब कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब आप सोचिए, आप जब खरीदने गए तो परचेज, वो एक्सपेंस, मजदूरों ने आपके गाड़ी में लोड किया सामान तो मजदूरी दिए, वेजेज, एक्सपेंस,
गाड़ी आपके यहाँ सामान लेके आई तो वो गाड़ी वाले को पैसा दिए, कैरिज, यहाँ आकर के फिर उतरेगा, फिर मजदूरी देंगे तो वेजेज, रिपीट हो गया। अब मान लीजिए आप प्रोडक्शन खुद ही करते हैं, परचेज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, खुद का प्रोडक्शन आपका है। तो अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद हम प्रोडक्ट को कहीं स्टोर करते हैं तब तो बेचते हैं, तो फिर प्रोडक्शन से आएगा, फिर कहाँ से, गोडाउन में। तो इस प्रोसेस में जो जो एक्सपेंस होंगे वो भी कहाँ के कहलाएंगे। अब अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू होगा कि नहीं। मशीनें जब चलती हैं तो ये लाइट कंज्यूम करती हैं कि नहीं, करती हैं। तो मशीन जो लाइट कंज्यूम करती है उसको पावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मशीनों के थ्रू जो कंज्यूम किया जाता है उसे पावर के नाम से जानते हैं। और ट्यूबलाइट पंखा के नाम जो कंज्यूम करता है इसको इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। कभी आप ये नहीं कहते हैं पावर बिल आया, कभी बोले हैं क्या कि पावर बिल आया। आप लोग जब अपने घर का बिजली का बिल भरते हैं तो बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, पावर बिल बोले हैं क्या। तो ये लाइट, पंखा, कूलर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है उसको किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। किस नाम से। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो ऑफिस में यूज होता है। भाई पंखा, कूलर ये सब जो लगेगा वो ऑफिस में लगेगा कि फैक्ट्री में लगवा देंगे सर, ऑफिस में, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिसिटी पीएल में दिखाया जाएगा, लेकिन अगर पावर लिखा है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। ठीक, मशीन चलती है तो हीट हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए अब एसी का सिस्टम आया ना। पहले का था पानी, मशीनों में पानी। आज भी ट्रैक्टर से गांव में जब गेहूं की मड़ाई होती है तो ट्रैक्टर हीट होता, देखिए ऊपर का इंजन वाला पोर्शन खोल के उसमें पानी डाल देते हैं ताकि इंजन उसका कूल रहे। तो वाटर ये भी तो एक एक्सपेंस ही है, कोल ये भी तो एक्सपेंस है, गैस ये भी तो एक्सपेंस है। तो ये सब जितने भी पार्ट हैं कहाँ के होंगे, ट्रेडिंग के। तो क्लियर हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंस जाएंगे। बोलिए, आपके ट्रायल बैलेंस, अभी ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिखाए थे ना। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो आइटम दिख रहे हैं उसमें जो जो एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस में से कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग की तरफ जाएगा, पहचान जाएंगे कि नहीं। और पीएल की तरफ कौन सा जाएगा उसको देखिएगा। ऑफिस, देखिए कौन है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे, ऑफिस से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस का जितना खर्चा होगा सब कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट। सब कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट को बेचने और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो खर्चा होगा कहाँ जाएगा। जैसे ऑफिस किराए पे रहती है कि नहीं, कि खुद की ज़मीन में, किराए पे। तो रेंट जो होगा वो कहाँ का एक्सपेंस हुआ, पीएल का। रेंट कहाँ का एक्सपेंस हुआ, पीएल का। ऑफिस में ही प्रिंटर लगता है, ऑफिस में ही एम्प्लॉय भी काम करते हैं। मेंटल वर्क करने वाले कहाँ होते हैं, ऑफिस में। तो उनको क्या देते हैं, तो सैलरी कहाँ का एक्सपेंस हुआ। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे कि कौन कौन से हमारे होने वाले हैं एक्सपेंस जो पीएल में जाएंगे। जैसे प्रोडक्ट को बेचना है तो पहले प्रचार करेंगे, तो एडवर्टीजमेंट कहाँ आया, पीएल में है। प्रोडक्ट को बेचेंगे तो पैकिंग वैकिंग करेंगे तो कहाँ आएगा, पीएल में है कि नहीं। प्रोडक्ट को बेच करके अब हम घर घर तक पहुंचाने लगे, तो बेचने से रिलेटेड भाड़ा, कैरीज ऑन सेल कहाँ आएगा, पीएल में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ आएगा, भाई प्रिंटर कहाँ यूज होगा, ऑफिस में ही तो होता है। तो ये सब समझ गए ना कहाँ जाएगा। तो अब एक्सपेंस को आप लोग आराम से पहचान लेंगे कि नहीं, कि कौन सा एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाना है और कौन सा पीएल में। अब बात कर लेते हैं 2 मिनट में इनकम की। इनकम में यहाँ क्या जाना है, तो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग के सेल्स को लिखना है, सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर देना है, और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बाकी अगर कमीशन है, रेंट है, डिस्काउंट है, ये सब क्रेडिट साइड में दिया है तो वो सब पीएल के क्रेडिट में लिख दीजिएगा, ठीक। बाकी जो हमारे ट्रायल बैलेंस में एसेट लायबिलिटी होगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, उसको बता ही चुके हैं। तो ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग सब हो जाएगी। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आती है, क्या बोले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट आती है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से,
ये डेबिट साइड में लिखते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट तभी होगा जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, किससे? डेबिट साइड मतलब हम पैसा ज़्यादा कमाए हो और खर्चा कम की हो, तो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपने कमाया कम है और खर्चा ज़्यादा कर दिया तो प्रॉफिट नहीं, लॉस आ जाएगा, और उसको ग्रॉस लॉस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट को जब भी आप क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा तो ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया है तो उसको पीएल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले टू ग्रॉस लॉस लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद पीएल अकाउंट बनाएंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस ना करके क्या आया है ग्रॉस प्रॉफिट। तो उसको क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखने के बाद पीएल अकाउंट को बनाते हैं। क्लियर हो गया? फिर पीएल अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो यहां आता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट जो आता है ये तभी आएगा जब क्रेडिट आपका ज़्यादा हो, किससे? और नेट लॉस कब आएगा? जब डेबिट आपका ज़्यादा हो जाए, किससे? तो ये आ जाएगा। और ये जो नेट प्रॉफिट आता है इसको हम कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल में प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। बोलिए, है कोई डाउट किसी को? फिर भी अगर आपको डाउट होता है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का डाउट होता है तो कमेंट में डाउट पूछेंगे तो शायद कमेंट देखने में हमें समय लग जाए, तो आपका जो आंसर है वो लेट मिले। कॉल करेंगे तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। आगे इसी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आपको करवाना है तो बताएंगे तो हम वो क्वेश्चन करा देंगे, नहीं तो इसके बाद का जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो क्या है एडजस्टमेंट, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आगे। चलिए, स्टार्ट करते हैं आज फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? वो अकाउंट जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनल रिजल्ट निकल कर के सामने आए। कहने का सेंस ये हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इसका रिजल्ट कौन से अकाउंट से मिलेगा? फाइनल अकाउंट से। तो सिर्फ फाइनल अकाउंट ही अगर हम पढ़ लेते तब भी तो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट हमें पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस। तो फिर उसके साथ ये एडजस्टमेंट क्यों लग गया? ये एडजस्टमेंट क्यों लग गया? तो एडजस्टमेंट की ये बात कर लेते हैं क्यों लगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि फाइनल अकाउंट किसके हेल्प से बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट बनता है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो आप सभी लोगों को पता है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सारी इंफॉर्मेशन लेजर से आता है। कहाँ से आता है? लेजर से आता है, यही ना? लेजर में जो जो अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होता है, मतलब जिस जिस लेजर में बैलेंस अमाउंट दिखाई देता है उसी लेजर की पोस्टिंग कहाँ करते हैं? तो जब आप ट्रायल बैलेंस को बना लेते हैं तो ट्रायल बैलेंस को बनाते समय दो साइड आपको दिखते हैं, एक डेबिट कॉलम का और एक क्रेडिट कॉलम। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को? जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट वाला साइड होता है इसमें जो अमाउंट दिखता है, जो अमाउंट दिखाई देता है उसके सामने कोई न कोई नाम जरूर लिखा रहता है। कोई न कोई नाम रहता है कि नहीं? जैसे अगर 5000 लिखा है तो उसके सामने रेंट लिख सकता है
है कि नहीं। 2000 लिखा है तो हो सकता है उसके सामने सैलरी लिखा हो। 20,000 लिखा है तो हो सकता है उसके सामने फर्नीचर लिखा हो। ऐसे लिखा रहता है कि नहीं, हर अमाउंट के सामने कुछ नाम, है ना। तो इसको हम आइटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटम्स बोलते हैं। तो डेबिट साइड में, अब ध्यान से समझिएगा, डेबिट साइड में जो भी आइटम्स दिखाई देते हैं वो आइटम्स क्या क्या बन सकते हैं? एक्सपेंस बन सकता है, लॉस बन सकता है और असेट्स बन सकता है। क्या क्या बन सकता है? तो हम कहेंगे कि यहाँ जो भी आइटम दिख रहे हैं वो एक्सपेंस हो सकते हैं, लॉस हो सकता है और अब आपके सामने कितने आइटम दिख रहे हैं? 3 आइटम। कितने आइटम? हम आपसे पूछे कि इन तीनों आइटम में से कौन कौन एक्सपेंस है, कौन लॉस है और कौन असेट्स है। सर रेंट एक्सपेंस है। गुड। फिर फर्नीचर सर, आराम से एक एक लोग। सैलरी भी सर एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। फिर फर्नीचर फर्नीचर असेट्स है। तो आप सभी लोग बड़े आसानी से पकड़ पा रहे हैं कौन क्या है। लॉस नहीं मिला क्या? लॉस यहाँ पे नहीं है ना। अगर किसी के मन में कन्फ्यूजन है कि ये लॉस होता क्या है, तो लॉस का मतलब किसी भी असेट को सेल करने से जो हमें लॉस होता है उसी को लॉस बोलते हैं। कहने का सेंस कि किसी असेट को, मीन्स बिजनेस की कोई असेट है, उस असेट को जब बेचा जाए तो जो बेचने से पैसा मिले वो अगर उसकी कास्ट से कम हो, किससे कम हो, तो फिर फर्म को लॉस हो जाएगा उस असेट को बेचने से। जैसे सोचिए आपके पास कोई फ़ोन है, वो 20,000 का है, उसको आप जब बेचें तो सिर्फ आपको 18,000 ही मिला। 20,000 का फ़ोन था तो कास्ट कितना बोला जाएगा? 20,000। सेल करने पे कितना मिला? 18,000। तो आप खुद से सोच के बताइए, लॉस हुआ बेचने पे कि प्रॉफिट? कितने का? है ना। तो यहाँ पर वो लिखा जाता लॉस ऑन सेल ऑफ फ़ोन, लॉस ऑन सेल ऑफ फ़ोन, ऐसा मेंशन रहता है। क्लियर हो गया। इस साइड में जब आप आएंगे तो इधर भी कुछ आइटम दिखाई देते हैं। जैसे कैपिटल लिखा है तो कुछ अमाउंट लिखा होगा, कमीशन लिखा है तो कुछ अमाउंट लिखा होगा, है ना। क्रेडिट में है तो अंडरस्टूड रिसीव वाला है। क्रेडिटर लिखा है तो कुछ अमाउंट होगा। अब हम पूछे कि ये जो आइटम हैं, ये आइटम क्या क्या बन सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ये इनकम बन सकता है। क्या बन सकता है? इनकम बन सकता है, प्रॉफिट बन सकता है, गेन बन सकता है एंड लायबिलिटी। अब आपसे हम अगर पूछें कि इसमें से कौन इनकम है, कौन प्रॉफिट है, कौन गेन है, कौन लायबिलिटी है, तो सबसे पहले कैपिटल की बात करेंगे तो ये क्या है? कमीशन की बात करेंगे, इनकम, क्रेडिटर्स की बात करेंगे। ये 2 पॉइंट यहाँ पर नहीं मिले, है ना। होगा तो दिखाएंगे। कोई डाउट किसी को? तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम दिखाई देते हैं वो सभी आइटम कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं भैया? तो आंसर होगा लेजर से। और लेजर में जितने भी आइटम आकर दिखते हैं, जितने भी लेजर बनते हैं वो कहाँ से? और जर्नल में जो जो लिखा जाता है वो कहाँ से? ट्रांजैक्शन से। गुड, है ना। और एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन पढ़े हैं? बोलिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़े हैं ना। उसमें आपने देखा होगा कि एक एरर्स हमसे वो एरर्स होता है जिसको हम लिखने से ही भूल जाए। ओमिशन का एरर्स मिला था नहीं? ओमिशन ऑफ एरर्स। ओमिशन का जो एरर्स था
उसको लिखने से ही भूल गए थे। क्या करने से भूल गए थे? मतलब यहाँ नहीं लिखा गया तो यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया तो यहाँ नहीं आएगा। और आप फाइनल अकाउंट अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस के ही इंफॉर्मेशन से, ये ट्रायल बैलेंस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं? बोलिए, अगर इसी की हेल्प से आप फाइनल अकाउंट बना देंगे तो आपके इंटरप्राइज का जो भी रिजल्ट निकल करके आएगा वो गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम लिखने से ही भूल जाएं, है कि नहीं? कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करता है, टू साइडेड एरर्स। अगर वो सब हम नहीं कंसीडर करेंगे तो फिर फाइनल अकाउंट का रिजल्ट कैसे आएगा? गलत। तो जो इस तरह का एरर्स होता है उसको कहाँ लेकर के आते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाहर। कहाँ लेके आते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो जो बाहर आकर के दिखाया जाता है उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। उसी को क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? तो फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्टमेंट का क्या रोल है? अगर अब ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कि एडजस्टमेंट मीन्स वो आइटम जो ट्रायल में नहीं शो हो रहा है, वो इंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग पीरियड का ट्रांजैक्शन था लेकिन ट्रायल में नहीं आया, इसलिए कहाँ दिख गया? तो भैया जब वो अकाउंटिंग पीरियड से ही है, बिजनेस इंटरप्राइजेस से ही रिलेटेड है, तो फाइनल अकाउंट में भी तो आना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए जब भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे आप तो एडजस्टमेंट को साथ में ले करके चलेंगे। क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी को? कहीं नहीं। जब एडजस्टमेंट की बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिखाई देते हैं उन सभी आइटमों की पोस्टिंग, क्या पोस्टिंग वन टाइम करते हैं, ठीक है? लेकिन जो एडजस्टमेंट होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दिखाई दे रहा होगा उन सब की पोस्टिंग कितनी बार करेंगे? 2 बार। अच्छा, कितनी बार करेंगे? 2 टाइम्स। कोई दिक्कत? तो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट क्या है, कैसे बनता है, उम्मीद करेंगे कब आप लोग समझ गए होंगे। कहीं कन्फ्यूजन किसी को? चलिए, अच्छा है भी तो ये देखिए नंबर दिख रहा है, ये नंबर मेरा ही है, कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, अब हम बात करते हैं कि कौन से एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो फाइनल अकाउंट बनाते समय बहुत कंफ्यूज करता है। वो कौन सा ऐसा एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट तो 20-22 ठो हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे आप ही लोग बैठे हैं तो आप लोगों में कुछ ऐसे होंगे जो बड़े खतरनाक होंगे। सब खतरनाक नहीं है है ना? कुछ ऐसे होंगे जो 2 मिनट में मार पीट कर लेते हैं, मारा मारी और बहुत सारे कला उनके अंदर भरे हुए हैं, लेकिन वैसी क्वालिटी सबके अंदर नहीं है। तो खतरनाक जो होता है वो हर कोई नहीं होता है। ऐसे ही जो हमारे एडजस्टमेंट है वो तो 20-22 हैं, लेकिन सब खतरनाक नहीं है, बाकी सब नॉर्मल ही होगा। कुछ ही ऐसे होंगे जो हमें हमेशा परेशान करते हैं। आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, एक आके 2 टीचर से डरते होंगे कि पूरे टीचरों से डरते हैं? एक ही 2 से डरते हैं, और 1-2 से जो डरते हैं वही खतरनाक होगा इस स्कूल का। जिधर चलता होगा तो पूरी फील्ड खाली, है कि नहीं? क्लासरूम में एंट्री हो गई तो सारे बच्चे साइलेंट, आवाज़ नहीं निकल सकती, निकली भी तो दूध तड़ाका पा जाएंगे तुरंत, है ना? तो ऐसे ही एडजस्टमेंट में वो कौन सा एडजस्टमेंट है जो सबसे खतरनाक है, तो उसको जानने से पहले ये नोट कर लीजिए, उसको ये सब मिटा उटा के थोड़ा जगह बनाया जाए, फिर वो खतरनाक वाले एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक? लिख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, हाँ, वो जब चलेगा तो बता देंगे। अभी वो खतरनाक वाला एडजस्टमेंट की बात कर लें। 3 नाम हैं इसके, बैड डेट्स,
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसी को ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ज़्यादातर इसी नाम से लिखा जाता है। फिर है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके होते हैं, जिसमें से ये पॉइंट कौन सा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये हमेशा एडजस्टमेंट में ही दिया रहता है। कहाँ दिया रहता है? इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये ट्रायल में भी मिलता है और एडजस्टमेंट में भी मिलता है। तो आपको पता है कि अगर ट्रायल बैलेंस में मिलेगा तो पोस्टिंग कितनी बार, पोस्टिंग कितनी बार, एक बार। अगर एडजस्टमेंट में मिलेगा तो पोस्टिंग कितनी बार, 2 बार। तो चलिए पहला केस नंबर देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, है कि नहीं? कंसंट्रेट करिए। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ये जो आपको पढ़ा रहे हैं, पिछली साल का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। मैटर करता है 8 क्वेश्चन। एक चैप्टर से कंपटीशन के एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। 38 से 42 क्वेश्चन टोटल पूछता है। कितने क्वेश्चन? 38 से 42 क्वेश्चन टोटल अकाउंट सब्जेक्ट से आता है, जिसमें से सिर्फ 8 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट या फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो क्या आपको ये चैप्टर नॉर्मल लगता है क्या? और हर साल इस वाले एडजस्टमेंट से 100% एक क्वेश्चन रहेगा। जब पेपर होगा तब यहाँ से रहता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा भैया? बैड डेट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बैड डेट्स होता क्या है। तो आप बताइए बैड डेट्स क्या होता है? आप बताइए बैड डेट्स क्या होता है? आप बताइए बैड डेट्स क्या होता है? सर बैड डेब्ट्स उसे कहते हैं कि किसी को पैसा दिया हुआ है सर, वो वापस नहीं करता है। नहीं, पैसा अगर आपने दिया है तब तो लोन हो जाएगा, है ना? बैड डेट्स लोन से नहीं होता है। तो किसी को उधार में बेचे हैं सर उधार में हाँ। अगर आप किसी को उधार में सेल किए हैं और जिस पर्सन को आपने उधार में सेल किया वह पर्सन आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपके मन में ये बात उठती है कि शायद मेरा पैसा डूब जाए, ऐसा आपको लगता है। तो जब लगता है तब प्रोविजन बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना? लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि फाइनली ये पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो बैड डेट्स का मतलब आपको किसी डेटर्स ने, कौन? डेटर्स। डेटर्स का मतलब जिसको आपने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया, जिस पर्सन को आपने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया था वो पर्सन अगर आपका पैसा नहीं देता है तो आपका वही पैसा डूब गया हुआ माना जाता है। तो वो क्या हो गया? बैड डेट। तो ये आपके लिए लॉस होगा कि नहीं होगा? यस सर। लॉस होगा कि नहीं होगा? तो लॉस होगा तो डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट दिखेगा, ये हो गया। फिर ट्रायल बैलेंस में ही दिया रहेगा डेटर्स। क्या दिया रहेगा? 50,000। कितना हो गया?
इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाहर, कहाँ? बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। यहाँ पहले पॉइंट में लिखा रहेगा प्रोविजन, चलिए ऐसे लिखिए, बैड डेट्स ₹3000, बैड डेट्स ₹3000। बस इतना इंफॉर्मेशन आपको बैड डेट्स और डेटर से रिलेटेड दिया रहेगा। किससे रिलेटेड? बैड डेट्स और डेटर से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। और आपसे कहेगा कि बताइए इसे ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट बनाते समय कहाँ दिखाया जाएगा। तो पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि जो भी हमारा बैड डेट्स और डेटर्स से रिलेटेड पॉइंट होते हैं वो ट्रेडिंग में कभी जाते ही नहीं हैं। वो ट्रेडिंग में कभी तो जाएंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल और बैलेंस शीट। तो अब हम देख लेते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या देख लेते हैं? इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो जब ये ट्रेडिंग में जाता ही नहीं है तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाने की कोई मतलब है क्या? तो हम डायरेक्ट किसका बनाते हैं? पीएल अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और बना लेते हैं यहीं बैलेंस शीट का। दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए। बोलिए, बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम ला के दिखाए जाते हैं? एसेट्स और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, है ना। ये बैलेंस शीट है, ये एसेट, अमाउंट, लायबिलिटी। अमाउंट डेबिट क्रेडिट तो नहीं लिखना है, लिख भी सकते हैं, कोई वो नहीं। मारेंगे उलट जाओगे। बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट भूल के लिखना मत, नंबर कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस साइड का हमारा पोर्शन जो है वो किसका है? सॉल्यूशन का। भैया बात मत करिए, उड़ जाएगा सर से। ये हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में होगा उसकी पोस्टिंग कितनी बार? तो ये दोनों ट्रायल बैलेंस में है कि नहीं? और जो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा उसकी पोस्टिंग कितनी बार? तो ये बाहर है कि नहीं? है कि नहीं? अब पहले हम इसकी पोस्टिंग कर लें। बैड डेट्स हमारा लॉस है कि नहीं है? पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? तो 2 बैड डेट्स लिखेंगे, 2 बैड डेट्स। अमाउंट अंदर ही कितना? 2000 हो गया। बैड डेट्स के बाद कौन सा नाम है? डेटर्स। आपका असेट होता है कि कुछ और होता है? डेटर्स क्या होता है? तो वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। अमाउंट अंदर ही रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ये अंदर हो गया। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम था वो दिखा लिए कि नहीं आप? ट्रायल बैलेंस के बाहर आ जाइए। ट्रायल बैलेंस के बाहर का रहा है कि 3000 और भी डूब गया। कितना डूब गया? 3000 और भी डूब गया। 3000 अगर आपका और डूब गया तो सोचिए ये आपके लॉस को 2000 से बढ़ा करके 5000 पहुंचाएगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। 2000 पहले था और 3000 अभी फिर डूब रहा है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? तो फिर जो पीएल अकाउंट में 2000 दिख रहा है उसमें हम एडजस्टमेंट वाले लॉस को ले जाके क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या कर दें?
ये भी बैड डेट्स के नाम से है, ये भी बैड डेट्स के नाम से है, तो क्या ये भी बैड डेट्स के नाम से ऐड करें? नो सर, तो इसको न्यू बैड, न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स या बैड डेट्स के नाम से दिखा देंगे। कितना 3000 हो गया? और ये अगर एडजस्टमेंट में है तो पोस्टिंग कितनी बार? 2 बार, 2 बार। एक बार कहाँ हो गया? इधर पीयर में, और दूसरी बार बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यस सर, हमारा डेटर्स कितने का है? डेटर्स कितने का है? 50,000, 3,000 रुपये का। जब हमारा और डूब जाएगा तो डेटर्स हमारा कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा, भाई हमें लेना था 50,000, बाद में पता चला 3,000 और गया मेरा, तो 50 में से 3,000 माइनस होगा कि नहीं? तो इसको लिखेंगे लेस फर्दर बैड डेट्स 3,000। और बाहर अमाउंट कितना हो जाएगा? 47,000, यहाँ कितना हो जाएगा? बस। इसकी पोस्टिंग एक बार होना था, कर दिए। इसकी पोस्टिंग एक बार होना था, कर दिए। इसकी पोस्टिंग 2 बार होना था, कर दिए। तो सलूशन कंप्लीट हो गया कि नहीं? यस सर, अगर इस तरीके का क्वेश्चन में लिखा है तो ये सलूशन होगा। इसको लिख लीजिए, फिर केस नंबर सेकंड लेके समझाते हैं। चलिए, अगला पॉइंट हमारा इसी से ही रिलेटेड है, बस और क्या इसमें जोड़ने वाले हैं? प्रोविजन, आपके ट्रायल बैलेंस में ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया रहेगा, और ये हमेशा क्रेडिट में होता है। किस साइड में होता है? क्रेडिट, क्रेडिट साइड में होता है। कितना? 4,000। समझिएगा, सब कुछ वही है, बस केवल एक आइटम साथ में जोड़ दिए तो केस नंबर सेकंड बन गया। केस नंबर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तब सलूशन कैसे करेंगे? है कि नहीं? तब भी तो सलूशन करना पड़ेगा ना, तब सलूशन आपका कैसे होगा? ये आपका क्वेश्चन है, केस नंबर सेकंड का सलूशन इधर दिखाना है। अब सोचिए, ट्रायल बैलेंस में दी हुई इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग कितनी बार? एक बार। बैड डेट्स को कहाँ दिखाएंगे? पीएल के टेबल, पीएल अकाउंट के, तो यहाँ लिख दिए 2 बैड डेट्स। कितना? 2,000। 2,000। फिर क्या है? ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स। कितना? 50,000, ये क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड में है। किधर है? क्रेडिट साइड, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो प्रोविजन बनाया था पहले, वो मेरा पैसा एक्चुअल में डूबा ही नहीं, तो फिर हमारा घाटा हुआ ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर में ये इनकम बन गई, है ना? एक तरीके से इनकम नहीं, गेन कर सकते हैं, फायदा हो गया आपका। तो जो करंट ईयर में हमारा जितना बैड डेट्स होता है और जितना बैड डेट्स होने की संभावना बनी रहती है, उन सब को जोड़ करके उसमें से इसी प्रोविजन को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसी प्रोविजन को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। बात क्लियर हो गया? चलिए, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल हमारा क्रेडिट में दिख रहा है, वो अमाउंट हमारा लेस होता है, लेकिन कौन से अमाउंट से? तो करेंट ईयर में जितना पैसा डूब चुका है प्लस जितना डूबने का संभावना बना हुआ है, पूरा जोड़ लेते हैं तो उस ईयर का टोटल लॉस आ जाता है। फिर उसमें से इतना हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले से बना के रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप ये मान के चल रहे थे कि 25 साल बाद हमारी शादी होगी, तो पैसा खर्च होगा दोस्तों के लिए, दोस्तों को खर्चा पानी करना पड़ेगा, तो आप पहले से ही 10-20 हज़ार रुपया बचा बचा के रख लिए थे। और मान लीजिए उस टाइम टोटल खर्च 60,000 आ जाए। कितना आ जाए? 60,000। तो पहले से आप कितना बचा के रखे थे? 20, जो भी रखे हो, 20, 30, 10, 5, जो भी जो रखा होगा, तो जितना रखे हैं वो तो आपका यूटिलाइज हो गया, बाकी जो पैसा बचा वही तो जेब से लगाना पड़ा। बोलिए, 60,000 अगर खर्च हुआ आपका टोटल,
तो उसमें तो 20 पहले से ही अरेंज करके रखे थे ना, तो एक्चुअल में कितना खर्च किया आप? 40 है कि नहीं? ऐसे ही 2000 का यहाँ लॉस है और 3000 का, तो जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर इसको हम यहाँ ऐड फर्दर बैड डेट्स के नाम से 3000 जोड़ दें और फिर यही ला करके यहाँ क्या हो जाएगा? लेस होगा कि नहीं? किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये 3000 यहाँ लेस हो जाए तो ये तो ख़त्म। बात करते हैं सिर्फ किसकी? प्रोविजन की। टोटल लॉस कितना दिख रहा है? 5000 रुपये का आपका लॉस करेंट ईयर का दिख रहा है, लेकिन पहले से ही कितना अरेंज करके रखे हैं? 4000। तो 4000 जब अरेंज किए हैं पहले से ही और 5 का ही लॉस हो रहा है, तो फिर बचा कितना? एक ही लॉस का तो एक्चुअल लॉस उस साल का हुआ, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं? लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। तो बाहर कितना दिखा देंगे? तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ये तीनों पॉइंट ट्रायल बैलेंस में दिया है कि नहीं? तीनों की पोस्टिंग एक ही बार देखिए किए हैं, सिर्फ इसकी पोस्टिंग 2 बार की है 3000 वाले का, देखिए एक बार यहाँ और एक बार। बाकी बैड डेट्स 2000 की पोस्टिंग एक बार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पोस्टिंग और डेटर्स की पोस्टिंग। बोलिए आया समझ में कि नहीं? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये केस नंबर 2 कंप्लीट होता है। ये केस नंबर, और क्या केस हो सकता है? क्वेश्चन तो कई तरीके से घुमा के पूछ सकता है आपसे ना, ऐसा थोड़ी है कि एक तरीके से आप प्लेन डिग्री में सीख लिए हैं बस वैसे क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, तो आपको सारे केसेस मालूम होने चाहिए। तो इसको भी लिखिए, फिर अगला केस बताते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगले केस में ये जो अमाउंट कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 4000। इसी अमाउंट को हम बदल के कर देते हैं 8000। सिर्फ क्या बदले हैं? अमाउंट 4000 से बदल के कितना पहुंचा दिए? 8000। पूरा का पूरा खेल ही बदल जाएगा, पूरा खेल चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा उसको देखिए। ये बैड डेट्स है, ये बैड डेट्स है कि नहीं है? कहाँ जाएगा? तो ये दिखा दिए। ये डेटर्स है, कहाँ जाएगा? दिखा दिए। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी रोक के रखिएगा, इसकी बात कर लेते हैं। फर्दर बैड डेट्स कितना है? यहाँ दिखा दिए, और दूसरी बार तो ये सब हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसका, कितने का प्रोविजन मेरा पहले से बना था? हम पहले से प्रोविजन कितने का बना के रखे हैं? हम प्रोविजन बनाए कि हमारा 8000 रुपया डूब सकता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा कितना डूब रहा है? 5000 ही डूब रहा है, जबकि प्रोविजन कितना है? अगर हम 8000 में से 5000 के लॉस को एडजस्ट कर दें तब भी तुम्हारा 3000 का फायदा हो रहा है। बोलिए, तब उस केस में अगर आप यहाँ पर लेस 8000 ऐसे लिख करके और यहाँ 3000 लिख देंगे तो कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जब ड्यूरिंग द ईयर में होने वाले लॉस से ज़्यादा हमारा ट्रायल बैलेंस के प्रोविज़न वाला अमाउंट हो जाए, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा केस उठ के क्रेडिट साइड में शिफ्ट हो जाता है। पीएल अकाउंट के किधर चला जाएगा? फिर से समझिएगा। जब ड्यूरिंग द ईयर का बैड डेट्स से रिलेटेड जितने लॉस होने वाले हैं, मीन्स डेटर्स से रिलेटेड जितने भी लॉस होने वाले हैं, वो टोटल लॉस अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में दिए हुए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाले अमाउंट से कम है, क्या है, तो पूरा ये ट्रीटमेंट किधर शिफ्ट हो जाएगा? क्रेडिट साइड में। बात समझ में आया? तो फिर इधर ये नहीं दिखाया जाएगा, किधर दिखाएंगे? और क्रेडिट में लिखेंगे बाय, सबसे पहले तब ये लिखेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना?
तो देखिए ये 8,000 वाला उस साइड चला गया कि नहीं। अब इस 8,000 में से ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, लेस बैड डेट्स 2,000 लेस फर्दर बैड डेट्स 3,000। तो 8,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद कितना, वो क्रेडिट साइड में शो हो गया। क्लियर हो गया। ये इस साइड से पूरा हटा देंगे। अब बात समझ में आया। ये बैड डेट्स से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होने वाले हैं पीएल अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, वो क्रेडिट साइड में कब शिफ्ट होगा, तो आंसर होगा ड्यूरिंग द ईयर का टोटल लॉस लेस देन किससे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट दिख रहा है उससे कम अगर हमारा ड्यूरिंग द ईयर का टोटल बैड डेट्स से रिलेटेड लॉस अगर है तो किधर शिफ्ट हो जाएगा पूरा। समझ में आ गया कि है किसी को डाउट नहीं है। अब इसके बाद का जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वही एग्जाम में कंफ्यूज करता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन उसी पॉइंट को ही लेकर के एग्जाम में होता है ना। तो वो कौन सा पॉइंट है, तो उस भी पॉइंट को अब यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ ये पॉइंट आपका केस वाइज चल रहा था ना। ये कितने केस हो चुके थे, 3 कि 4, थर्ड हो गया था। अब अगला केस कौन सा पढ़ेंगे, 4th। तो 4th केस में क्या पढ़ना है, सब कुछ एज इट इज रखिए, जो जैसे है वैसे ही रखिए। बस यहीं पर एक दूसरे पॉइंट में लिख दीजिए मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। किस पे बनाना है, डेटर्स पे। तो अब क्या सलूशन होगा, अब क्या सलूशन होगा उसको देख लेते हैं। आपके ट्रायल बैलेंस में कितने आइटम इस समय दिखाई दे रहे हैं, 3। आयुष खड़े हो जाइए। यस सर। कितने आइटम दिख रहे हैं, सर 3 आइटम्स आर देयर इन ट्रायल बैलेंस। 3 आइटम्स। और कोई अंग्रेजी बोले, थकवा वाला बोलिए। 3 आइटम्स सुबह में सर देयर हैं, पूछ रहा है यार। ठीक है। अभी बारी बारी से हम सबको खड़ा करा के पूछते हैं, परेशान ना होइए। ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम होते हैं उनकी पोस्टिंग कितनी बार, सर ट्रायल बैलेंस एक बार सर। एक बार। ये क्या लिखा है, सर बैड डेब्ट्स। इसको एक बार कहाँ दिखाएंगे, सर ट्रायल बैलेंस में सर। ट्रायल बैलेंस में दिया है और ट्रायल बैलेंस में दिखा नहीं देंगे। सर ट्रायल बैलेंस में दिया है सर, इसको हम दिखाएंगे बैड डेब्ट से सर, इसको पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स कितना है, 2000। अब देखिए कुछ स्टूडेंट जानते हैं क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला ज़्यादा होने वाला है कि कम, है ना। तो आप अगर ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका कोई तरीका भी नहीं कि आप चेक कर लें, ये वर्किंग करने के बाद ही डिसाइड होता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही, जब आप पीएल बना रहे हों तो पीएल में बैड डेट वाले पॉइंट जब आप लिखें तो उसको पेंसिल से लिख लीजिए, ताकि अगर ये वाला अमाउंट ज़्यादा आता है तो पेंसिल को मिटा करके आराम से आप क्रेडिट में शिफ्ट हो जाइए, और नहीं ज़्यादा होता है फिर उसी पेन रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट कौन सा है, डेटर्स। अगला पॉइंट क्या है, डेटर्स को कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के, और दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट हम दिखा देंगे। यूँ दिखाएंगे और यूँ दिखाएंगे, यही लिख दें एट डेटर्स। नहीं हाँ। बैलेंस शीट का सेट कहाँ है, इसलिए कि एक ही बार हो रहा है। हाँ बैठिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है और ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग एक बार तो दोनों हो गया। बात नहीं भैया,
जितना कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे फ्यूचर उतने जल्दी बनेगा। सिलेक्शन एक ही नंबर से छटता है। उससे पूछिए जो पॉइंट में छटे हैं, आज भी मर रहे हैं तड़प तड़प के। जब पॉइंट में छटते हैं ना तब याद आता है काश इंस्टाग्राम कम चलाए होते, काश गर्लफ्रेंड से थोड़ा कम ही बतियाए होते, काश वहाँ घूमने न गए होते। भाई पॉइंट में छट गया ना, असर नहीं पड़ेगा, अभी असर नहीं पड़ेगा। जब कल को साग सब्जी बेचेंगे और बेटवा के पैसा मांगेगा, 2 थबड़ा लतियाएगा, तब सबका कान खुलेगा कि का किए अपने लाइफ में। ये नहीं जरूरी है जो हम पढ़ा रहे हैं, आपसी बातचीत बहुत जरूरी है। आपसी बातचीत कर रहा है सर। ठीक है, कुल गधा बैकुंठे चला जाए तो लगदी के ढोए हैं, कुल गधा बैकुंठे चला जाए लगदी कौन ढोएगा। तो सब लड़कियां पढ़ के अफसर बन जाए तो जुतवा पॉलिश कौन करेगा, कपड़वा कौन प्रेस करेगा। यही लिए 2-4 ठो चाहिए। हाँ, तो ऐसे बकैती करिए, आप लोग जूता पॉलिश करिए, यही लिए कोचिंग आते हैं जूता पॉलिश करने के लिए ना, अफसर बनने के लिए नहीं आते हैं ना। पेरेंट्स से बता दें कि इन लोगों को जूता पॉलिश करना है, अफसर नहीं बनना है। कहें से ये लोग कुल गधा बैकुंठे वाले में नहीं है, ये लगदी ढोबे वाले में कहें, तो साहब वहीं से करवाइए। शुक्र मनाइए, नाम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट चिन्हित करके बात कर लेंगे और यहाँ खड़ा भी करा देंगे। तो शांतिपूर्वक ढंग से पढ़िए, बेवकूफ कहीं के। ये हो गया 2 पॉइंट। अब क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, इसको लास्ट में ट्रीट करते हैं। एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। क्या दिया है, बैड डेट्स कितना, अंदर भी बैड डेट्स है, बाहर भी बैड डेट्स है। तो बाहर वाले बैड डेट्स को किस नाम से दिखाने के लिए बोले हैं, तो ये 2 बार दिखाया जाएगा कि नहीं, एक बार इसमें ऐड फर्दर बैड डेट्स कितने रुपए से, और दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे, असेट्स में डेटर से माइनस करके फर्दर बैड डेट्स कितने से। जब डेटर्स आप 3000 से लेस कर दिए तो आपका डेटर्स बचा कितना, 47। कोई कंफ्यूजन किसी को। दूसरे पॉइंट में क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10%, किस पे, ऑन डेटर्स, किस पे, तो फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट कितना आएगा, 4700। बेवकूफ हो, किस पे बनाना है, डेटर्स का अमाउंट कितना, तो 50,000 का 10% कितना, 5,000। तब कैसे 4700 रुपया बता रहे हैं, पैसा डूब गया है, पैसा डूब गया। कहाँ डूब गया, तो वो रहा है बैड डेट, कौन सा, तो वो 3,000। बहुत सही। मोस्टली स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, 10% ऑन, किस पे बोला है, डेटर्स बोला है, तो डेटर्स का अमाउंट कितना, देखो डेटर्स का अमाउंट कितना, तो पगला के 50,000 का 10% निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमारे डेटर्स को एडजस्टमेंट वाले पॉइंट कम करते हैं। तो पहला पॉइंट जो 3000 से बैड डेट्स है ये कम करेगा कि नहीं, तो देखिए 50 में से 3 कम हुआ तो कितना बचा, 47,000 का कितना परसेंट, 10%। तो कितना आएगा, 4700। 4700 रुपया और डूब सकता, तो ये यहाँ जुड़ेगा कि नहीं, यस सर। ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ माइनस भी होगा, यस सर। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, तो बाहर कितना हो जाएगा, 43,300। 43, 42 और ये जोड़ देंगे तो टोटल लॉस कितना बन रहा है, 9,300, 700। 9,000। अब पहले से प्रोविजन कितने के बनाए हैं, 8,000। तो वही क्या हो जाएगा, अब बोलिए यहाँ कम है कि नहीं, यस सर। कितना रुपया, 8,000। तो बाहर कितना, 17,000। कंप्लीट हो गया कि नहीं पूरा, यस सर। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन, नो सर।
एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कंपटीशन में कैसे पूछता है, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पूछेगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट कितना होगा। ऑप्शन में 5,000 भी दिखता रहेगा, 4,700 भी दिखता रहेगा, ये वाला भी दिखता रहेगा, 3-4 अमाउंट दिखते रहेंगे। और मोस्टली स्टूडेंट किस पे टिक मारेंगे, 5,000। क्यों? क्योंकि 10% किस पे निकालना है, डेटर्स का अमाउंट कितना, 50,000 का 10% सीधा निकाल के 5%, 10% की वैल्यू 5,000, टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। सोचेंगे हम बहुत तेज़ थे पढ़ने में। 1 नंबर उस क्वेश्चन का तो गया ही गया, प्लस 1/4 और कट जाएगा। ये एग्जाम का ट्रिक है। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? एक पॉइंट केवल और बचा है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या बचा है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इसको नोट कर लीजिए। तो लास्ट पॉइंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स का भी समझा दें तो ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट बैड डेट्स और डेटर्स से रिलेटेड जो भी है सब खत्म हो जाए। चलिए लास्ट पॉइंट है हमारा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। अगर ये पूरा इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है तब क्या होगा? ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन का सलूशन कहाँ से शुरू करेंगे? ट्रायल बैलेंस में दी हुई इंफॉर्मेशन से। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितना, 2,000 उसको कहाँ दिखाते हैं? पीएल के डेबिट से पीएल अकाउंट के डेबिट में। तो 2 बैड डेट्स पहले लिख देंगे, कितना, 2,000। फिर क्या दिया है? डेटर्स को कहाँ रखेंगे? तो डेटर्स रख दिए कितना, 50,000। कितना रख दिया? ये प्रोविजन को नहीं रखना है अभी, प्रोविजन हमेशा लास्ट में आता है, छोड़ देंगे। बैड डेट्स कितना है? 3,000 के बैड डेट्स को हम फर्दर बैड डेट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ ऐड होगा फर्दर बैड डेट्स, कितना, 3,000 यहाँ ऐड होगा तो यहाँ क्या होगा? लेस फर्दर बैड डेट्स 3,000 हो गया। इसका 2 बार हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स। तो ये अभी आपने निकाला था, कितना आया था? 4,700 तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल 4,700 और यहाँ से हो जाएगा माइनस, यही ना, 3,000 4,700 माइनस करने पर कितना आया था? 42,300, यही आया था। लास्ट पॉइंट क्या अब हमें अब सीखना है? डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या? लेस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना परसेंट है? डेटर्स का अमाउंट कितना है? तो 42,300 का 2% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 84। ये बताइए 2% की वैल्यू 846 आया? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? तो पोस्टिंग कितनी बार? एक बार यहाँ बैलेंस शीट में डेटर्स के अमाउंट से ये माइनस हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से 846। तो लेस करने के बाद बाहर कितना हो जाएगा? 4,5,4,1,4। ये हो गया। दूसरी बार कहाँ दिखाएंगे? तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एक बार यहाँ माइनस, दूसरी बार यहाँ लाके ऐड, बस यही ध्यान रखना है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स यहाँ लेस तो होता है लेकिन यहाँ सेपरेट दिखाया जाता है, यहाँ टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स के नाम से। ठीक है, कितने रुपए से? 84। तो ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये एक बार हो चुका है। सिर्फ क्या बचा था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो कितना? और ड्यूरिंग द ईयर का टोटल लॉस कितना? और पहले से प्रोविजन कितना? तो इसी को हम यहाँ से लेस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल। तो बाहर कितना?
1700 लाइट चली गई सर। कोई बात नहीं, चलिए। तो यहाँ आपने बाहर कितना लिख दिया? 1700। तो सिर्फ पिछले वाले केस में और इस वाले केस में चेंजिंग क्या आपको मिला? सोल्यूशन देखेंगे तो पूरा वही दिख रहा है, बस जो थर्ड पॉइंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2% निकालें उसका अमाउंट सेपरेट आपने दिखा दिया, और यहाँ पर डेटर्स के अमाउंट से बाकी पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज इट इज था। ठीक है, कोई डाउट? ये अलग क्यों लिखते हैं किसको? डिस्काउंट ऑन डेटर्स? क्योंकि ये जो अमाउंट होता है ये सब, ये आपके लॉस थे। ये क्या थे? लॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डेटर्स का पार्ट ये सब नहीं, ये सब लॉस होते हैं। नीचे वाला। अरे ये और ये जो होता है ये हमारा लॉस नहीं होता है, ये तो हम स्वेच्छा से देते हैं। भाई डेटर को डिस्काउंट दें या ना दें वो मेरी मर्जी। यस सर। अगर हम देंगे तो हमारा एक्सपेंस होगा ना कि लॉस होगा। अगर हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरा लॉस नहीं है, वो क्या है? अगर इसको इसमें ले जाके जोड़ देंगे तो एक्सपेंस और लॉस कैसे मर्ज होके दिखाएंगे, यस। इसलिए ये अलग से दिखाया जाता है। क्लियर हो गया? ये सब रीजन पूछ लिया करिए, समझ में आया? यस सर। बोलिए। कंपटीशन में पूछ भी सकता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कंसीडर एज, नीचे लगा देगा लॉस, सेकंड ऑप्शन एक्सपेंस, थर्ड ऑप्शन लॉस एंड एक्सपेंस दोनों, लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सारे क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट ऑल ऑफ दीज जाएंगे, जो बचे खोचे नमूने होंगे बोथ में जाएंगे, और जो बहुत अपने आप को तेज तर्राक समझेंगे वो लॉस में जाएंगे। एक्सपेंस की तरफ कोई मूव ही नहीं कर पाता है कि नहीं? तो क्लियर हो गया? इसके अलावा भी अगर आपको डाउट होता है तो प्रैक्टिस करके आइए, पूछ लीजिए। वीडियो से जो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके पूछ लीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं है, कभी नहीं। बर्थ डेट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपको ना आए तो आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। बाकी और भी एडजस्टमेंट बहुत सारे थे ना, अभी एक हुआ है, ऐसे ही सारे एडजस्टमेंट को स्टेप बाय स्टेप ख़त्म कर लेंगे। तो फिर आगे देखते हैं कि और कौन सा एडजस्टमेंट है, फिर उसके बारे में बात करते हैं।